नमस्ते, मेरा नाम टी लक्ष्मी नारायण है। मैं हिंदी शिक्षक के रूप में काम करता हूँ। मुझे हिंदी शिक्षण में 15 वर्षों का अनुभव है। अगर आप हिंदी शिक्षण में हिंदी शिक्षक के रूप में नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं तो पहले मेरी बात सुनिए। मैं मनोविज्ञान संबंधी जो भी विषय वस्तु को आपको पढ़ाता हूँ उसे ध्यान से सुनिए। अगर आप हिंदी शिक्षण क्षेत्र में सबसे आगे रहना चाहते हैं, अगर आप हिंदी शिक्षण क्षेत्र में एक सरकारी नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं या सीटेट हो या जो भी टेट हो, अगर आप उसमें ज्यादा से ज्यादा अंक प्राप्त करना चाहते हैं तो मेरी बात सुनिए और मेरी ओर देखिए और मेरे वीडियोस देखिए। मैं मनोविज्ञान संबंधी विषय वस्तु को 100% उससे संबंधित ज्ञान आपको प्रदान करना चाहता हूँ। इसके लिए मैं स्वयं अध्ययन करता हूँ। मैं पूरे देश के सभी राज्यों के हिंदी मनोविज्ञान संबंधी पुस्तकों का अध्ययन करके मैं आपसे बता रहा हूं कि आप अवश्य मेरे वीडियो देखने पर आपको सरकारी नौकरी प्राप्त मिलेगी। यह मेरा संकल्प है, यह मेरा आत्मविश्वास है। मैं आत्मविश्वास से आपसे कह रहा हूं, आप भी आत्मविश्वास से मेरे वीडियो को देखिए, यही मेरी वादा है। अगर ये वीडियो आपको पसंद होती है तो ये वीडियो आपको अगर उपयोगी समझते हो तो अगर आप स्वयं इस वीडियो को देखकर इस विषय वस्तु को आप सब उपयोगी महसूस करते हैं तो ये वीडियो को आप शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और इसी से अन्य छात्रों को भी, अन्य शिक्षार्थियों को भी ज्ञान और यह विषय वस्तु मिलेगा, वे भी उनके लिए भी यह लाभ उठेगा। धन्यवाद। नमस्ते, हिंदी मनोविज्ञान शिक्षण वर्ग के लिए आप सबको स्वागत है। आज हम संज्ञानात्मक विकास जो जीन पियाजे के द्वारा प्रतिपादित किया गया है उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। देखिए, शिक्षा मनोविज्ञान में जीन पियाजे सिद्धांत तो एक प्रमुख सिद्धांत माना जाता है। इसके ऊपर कुछ प्रश्न भी टेट में और सी टेट में पूछे जाते हैं। कोई भी टेट हो उसमें इसमें से प्रमुख रूप से 1 या 2 प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए यह एक महत्वपूर्ण अंश होता है, इसलिए इस पर ध्यान दीजिए। संज्ञानात्मक विकास जीन पियाजे कॉग्निटिव डेवलपमेंट कहते हैं। कॉग्निटिव डेवलपमेंट संज्ञानात्मक विकास जीन पियाजे ने बालकों के विकास को अपने विचारों की दृष्टि से देखा है। उन्होंने स्वयं अपने ही बालकों के व्यवहार का अध्ययन करके संज्ञानात्मक विकास का प्रतिपादन किया है। ये जीन पियाजे जिनीवा विश्वविद्यालय के बाल मनोविज्ञान के आचार्य रूप में काम किए थे और बाल मनोविज्ञान संबंधी अनेक अध्ययन किए थे। इन्होंने लगभग 50 वर्षों तक इस क्षेत्र में काम किए थे और 25 से अधिक पुस्तकों की रचना भी जीन पियाजे ने की थी। और उसी प्रकार इन्होंने एक प्रमुख पुस्तक की रचना भी की थी, द थिंकिंग ऑफ लॉजिकल या लॉजिकल थिंकिंग नामक पुस्तक की भी रचना की थी जीन पियाजे ने। यहाँ पर मुख्य रूप से जीन पियाजे ने संज्ञान एक शब्द को लिया है। यहाँ संज्ञान क्या है और ज्ञान क्या है। पहले संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के बारे में जानने से पहले इन दोनों शब्दों के अंतर को जानने की आवश्यकता होती है। प्रमुख रूप से यहाँ पर साधारण रूप से ज्ञान किसे कहते हैं? ज्ञान जो परिचित विषय होते हैं, जो हम नहीं जानते हैं, उनको हम जानने पर उसे ज्ञान कहते हैं। इस प्रकार अनेक विषयों के बारे में जो हम नहीं जानते हैं उनके बारे में जानकारी प्राप्त करना ही ज्ञान माना जाता है। यहाँ पर ज्ञान ज्ञानेंद्रियों के द्वारा प्राप्त किया जाता है, इस प्रकार कहा जाता है ज्ञान के संबंध में। लेकिन संज्ञान क्या है? संज्ञान एक विकास है, संज्ञानात्मक विकास कहा जाता है। अर्थात जीन पियाजे के अनुसार संज्ञान प्रतिक्रियाओं को कहा जाता है। प्रतिक्रियाओं का मतलब है कि बालक जन्म लेने के बाद समाज में वातावरण के साथ अनेक प्रतिक्रियाएं करता है। उन प्रतिक्रियाओं के द्वारा बालक का जो विकास होता है उसे ही संज्ञानात्मक विकास कहा जाता है। अर्थात जन्म लेने के बाद बालक अकेला होता है, उसके मस्तिष्क में कोई नहीं होता है, मस्तिष्क में कोई ज्ञान नहीं होता है और वह धीरे धीरे आयु की वृद्धि के साथ साथ अपने सामाजिक वातावरण में, अड़ोस पड़ोस के वातावरण में, पारिवारिक वातावरण में अनेक प्रकार की प्रतिक्रियाएं
प्रतिक्रियाएं करने लगता है। इस प्रकार अनेक प्रकार की प्रतिक्रियाएं करने के द्वारा बालक में अपने और समाज में या अड़ोस पड़ोस के वातावरण में संतुलन प्राप्त करने की योग्यता प्राप्त हो जाती है। इस प्रकार संतुलन योग्यता प्राप्त होने के बाद बालक में अनेक विषयों से संबंधित, अनेक वस्तुओं से संबंधित, अनेक अंशों के संबंध में और खासकर अनेक समस्याओं के हल करने तक उसमें विकास हो जाता है। इसे ही संज्ञानात्मक विकास कहा जाता है जीन पियाजे के अनुसार। इसलिए संज्ञान किसे कहते हैं? वातावरण के साथ प्रतिक्रियाओं को, वातावरण के साथ प्रतिक्रियाएं जो हैं उन्हें संज्ञान कहा जाता है। यहाँ पर भावनाओं का प्रत्यक्षीकरण, भावनाओं का प्रत्यक्षीकरण, विचार विमर्श, विचार विमर्श, कल्पना आदि का स्थान होता है। यहाँ पर अपने और वातावरण में संतुलन स्थापित किया जाता है। इसे संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत लिया जाता है। और ज्ञान के संबंध में हम अनुभवों को प्राप्त करना ज्ञान कहा जाता है। अनुभवों को प्राप्त करना या अपरिचित अज्ञात विषयों को, अज्ञात विषयों को जानना ज्ञान कहा जाता है। इस प्रकार जीन पियाजे के अनुसार ज्ञान अलग है, संज्ञानात्मक अलग है। संज्ञानात्मक मानी एक ही शब्द में याद रखिए, बालक और वातावरण दोनों के बीच में जो प्रतिक्रियाएं होती हैं, जो संबंध स्थापित होता है और उनमें जो व्यवस्था होती हैं और उन दोनों के बीच में जो व्यवहार होता है, वे सभी संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत आते हैं, ये याद रखिए। और इसके बाद संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत मुख्य रूप से बालक जन्म लेने के बाद अनेक प्रकार के व्यवहार करने लगता है। यहाँ पर बालक जन्म लेने के बाद वातावरण के साथ संतुलन स्थापित करने के लिए अनेक प्रकार की प्रतिक्रियाएं करने लगता है। और इस प्रकार अनेक प्रतिक्रियाएं करने के लिए बालक को या बालक के जो व्यवहार होते हैं, बालक के द्वारा जो व्यवहार किए जाते हैं, उन्हें स्कीमेटो कहा जाता है। स्कीमेटो मानी वातावरण के साथ बालक को संबंध स्थापित करने में होने वाले व्यवहार को ही हम स्कीमेटो कहते हैं। इसे व्यवहार प्रारूप भी कहा जाता है, व्यवहार के नमूने भी कहा जाता है। इसलिए संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत स्कीमेटो का प्रमुख स्थान होता है। स्कीमेटो व्यवहार नमूने या व्यवहार के प्रारूप, व्यवहार के प्रारूप या प्रारंभिक व्यवहार, इसे ही स्कीमेटो कहा जाता है। उदाहरण के लिए जन्म लेने के बाद बालक को, शिशु को माता अपनी गोद में लेते ही बालक समझने लगता है कि माँ उसे दूध देने वाली है। इसलिए शिशु को माता गोद में लेते ही बालक को स्तनपान करने लगता है। स्तनपान करना एक व्यवहार प्रारूप है या एक व्यवहार नमूना है, इसे स्कीमेटो कहते हैं। और उसी प्रकार बालक माँ की हाथ को पकड़ता है और माँ को पहचानने लगता है और
अन्य माता की ध्वनियों को वह पहचानने लगता है और उसी प्रकार अन्य व्यक्तियों की ध्वनियों को भी पहचानने लगता है कि कोई वस्तु उसके पास में या उसके उपस्थिति में उसके समक्ष में हो तो उस वस्तु को पकड़ता है और उसी प्रकार उस वस्तु को वह फेंकता है और उस वस्तु को वह गिराता है और उस वस्तु से आने वाली ध्वनियों को वह ग्रहण करता है। इस प्रकार विभिन्न प्रकार की वस्तुओं को वह पकड़ता है और विभिन्न प्रकार की वस्तुओं से आने वाली ध्वनियों को भी ग्रहण करता है। इस प्रकार पकड़ना और उसी प्रकार स्पर्श करना और उसी प्रकार फेंकना और उसी प्रकार सांस लेना, छींकना, ये सभी बालक के जन्म लेने के बाद प्रारंभिक व्यवहार या प्रारंभिक प्रारूप के व्यवहार माने जाते हैं। इस प्रकार ये प्रारंभिक प्रारूप के व्यवहार या व्यवहार के नमूने जो होते हैं इनको ही ये जीन पियाजे ने स्कीमेटो नामक स्कीमेटो शब्द दिया है, स्कीमेटो का नाम दिया है। अर्थात तो स्कीमेटो प्रारंभिक रूप में इंद्रियों के रूप में होता है, अर्थात इंद्रिय मोनी चक्षु हैं, सूंघना है और उसी प्रकार सांस लेना है और उसी प्रकार श्वासन लेना है, इस प्रकार स्पर्श करना है, ये सभी इंद्रिय होते हैं। इंद्रिय चालक के रूप में ये स्कीमेटो होते हैं। इसलिए इंद्रिय स्कीमेटो के प्रारंभिक रूपों को हम इंद्रिय चालक भी कहा जाता है। स्कीमेटो प्रारंभिक रूप इंद्रिय चालक माने जाते हैं, क्योंकि इंद्रियों के रूप में व्यवहार होते हैं, इसलिए इंद्रिय चालक माने जाते हैं। जैसे जैसे जन्म लेने के बाद शिशु के आयु में वृद्धि होती जाती है और शैशवावस्था को पार कर बाल्यावस्था में, बाल्यावस्था को पार कर किशोर अवस्था में पहुंच जाता है, वैसे वैसे उसके व्यवहारों में भी परिवर्तन आ जाता है। व्यवहार के नमूने में, व्यवहार के प्रारूपों में, अर्थात स्कीमेटो के प्रारंभिक जो रूप हैं उनमें परिवर्तन होते हैं और परिवर्तन होने के बाद वे पूर्ण रूप से प्रचालक माने जाते हैं। प्रचालक माने परिवर्तित व्यवहार, परिवर्तित इंद्रिय चालक। परिवर्तित इंद्रिय चालकों को प्रचालक कहते हैं, अर्थात स्कीमेटो के रूप बदल जाते हैं, ग्रहण करने की योग्यता में परिवर्तन हो जाता है और सूक्ष्मीकरण करने की योग्यता में परिवर्तन आ जाता है, विचार विमर्श करने की योग्यता में परिवर्तन आ जाता है, मूर्त से अमूर्त की ओर उसका चिंतन आगे बढ़ता है। इसलिए स्कीमेटो जिनको इंद्रिय चालक कहा जाता है या प्रारंभिक व्यवहार या व्यवहार के नमूने, व्यवहार के प्रारूप कहा जाता है, अगर वे आयु की वृद्धि के साथ साथ परिवर्तित होते हैं तो उन्हें प्रचालक कहते हैं। इस प्रकार जीन पियाजे ने कहा। और इसके बाद संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत हम उनके संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत मुख्य रूप से दो अंश होते हैं। एक तो अडॉप्टेशन और दूसरा ऑर्गेनाइजेशन। अडॉप्टेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन। अडॉप्टेशन को हम हिंदी में समायोजना कहा जाता है, संतुलन भी कहा जाता है, समायोजना, संतुलन। ऑर्गेनाइजेशन को हिंदी में व्यवस्थीकरण कहते हैं। यहाँ अडॉप्टेशन क्या है और ऑर्गेनाइजेशन क्या है। अडॉप्टेशन में फिर हम दो प्रकार के अंशों को लेते हैं, एक असिमिनेशन और दूसरा अकोमोडेशन। इसलिए ये दोनों अडॉप्टेशन में असिमिनेशन और अकोमोडेशन दो प्रकार के अंश होते हैं। असिमिनेशन जो है उसे संश्लेषण कहा जाता है और अकोमोडेशन जो है अनुगुण्यता कहा जाता है।
इसलिए अडॉप्टेशन, समायोजना, संतुलन, असिमिनेशन और अकोमोडेशन इसके अंतर्गत दो अंश होते हैं। और यहाँ पर मुख्य रूप से संश्लेषण क्या है और अनुगुण्यता क्या है, अडॉप्टेशन क्या है। अर्थात यहाँ पर समायोजना स्थापित करना, संतुलन स्थापित करना। उदाहरण के लिए भाषा शिक्षण की दृष्टि से देखने पर हम शिक्षण संबंधी सोपान जो होते हैं उन सोपानों का अध्ययन करने पर हमें मालूम होता है कि ये स्पष्टीकरण शिक्षण में या पाठ्य योजना में एक सोपान के रूप में हम स्पष्टीकरण को लेते हैं। स्पष्टीकरण का मतलब क्या होता है? स्पष्टीकरण का मतलब यह होता है कि विषय वस्तु जो होता है उस विषय वस्तु से संबंधित पूर्व ज्ञान जो होता है, पूर्व ज्ञान से नवीन ज्ञान को जोड़ने को ही हम स्पष्टीकरण कहा जाता है। इसलिए इसे ही समायोजना संतुलन, समायोजना संतुलन का मतलब ही वातावरण के साथ संतुलन स्थापित करना। अर्थात बालक अपने बारे में स्वयं जानने के साथ साथ वातावरण के बारे में भी जान लेने को हम संतुलन कहा जाता है। अपने स्वयं के बारे में ज्ञान प्राप्त करने के साथ साथ वातावरण संबंधी ज्ञान प्राप्त करने को ही हम अडॉप्टेशन या समायोजना या संतुलन कहा जाता है। जब बालक अपने और वातावरण दोनों के बीच में संतुलन स्थापित कर लेता है या समायोजना स्थापित कर लाता है, अर्थात बालक स्वयं अपने बारे में, अपनी शारीरिक योग्यताओं के बारे में और अपने ज्ञान के बारे में, अपने पूर्व अनुभवों के बारे में ज्ञान प्राप्त होता है, तभी वह वातावरण के साथ संतुलन स्थापित कर लेता है। इस प्रकार अडॉप्टेशन को कहा जाता है। अडॉप्टेशन में असिमिनेशन एक अंश होता है। असिमिनेशन मानी संश्लेषण, संश्लेषण मानी पूर्व अनुभव या प्रारंभिक अनुभव होते हैं, उन्हें संश्लेषण कहा जाता है। क्योंकि बालक को 2 वर्ष की आयु तक भाषा का विकास नहीं होता है। चाहे उसके सामने कोई कुतिया जाए, चाहे उसके सामने कोई बिल्ली जाए, चाहे उसके सामने कोई गाय जाए, चाहे उसके सामने कोई गधा जाए, तो वह एक ही शब्द का प्रयोग करने लगता है, जो शब्द उनके परिवार के सदस्यों के द्वारा कहा जाता है। वह कुतिया को पहली बार देखने पर वो उसे कुतिया कहता है। अभिभावक कहते हैं कि बालक से वह कुतिया है, तो बालक का कई बार पारिवारिक वातावरण में सुना होता है, इसलिए कुतिया को देखने पर वह कुतिया समझता है, चाहे उसमें भाषा व्यक्तिकरण की योग्यता का विकास नहीं होता है। और उसके बाद वह बिल्ली को पहली बार देखता है, तो बिल्ली के लिए उसके पास कोई शब्द नहीं है, बिल्ली संबंधी ज्ञान प्रकट करने की योग्यता उसमें नहीं है, इसलिए वह कुतिया शब्द का ही बिल्ली के लिए ही प्रयोग करता है, लेकिन कुतिया जैसे बिल्ली नहीं होता है। केवल कुतिया को जिस प्रकार 4 पैर होते हैं उसी प्रकार बिल्ली को भी 4 पैर हैं, इसलिए वह कुतिया शब्द का ही प्रयोग करता है। केवल उन दोनों में वह तुलना करने लगता है, लेकिन उनमें विश्लेषण नहीं कर पाता है और उस प्रकार विश्लेषण करने की योग्यता उसमें नहीं होता है, केवल तुलना करने लगता है। इस प्रकार दोनों में तुलना करने की योग्यता को ही हम संश्लेषण के रूप में लेते हैं। इसलिए यहाँ पर मुख्य रूप से अडॉप्टेशन के अंतर्गत हम मुख्य रूप से 2 अंश, एक असिमिनेशन संश्लेषण और अकोमोडेशन। असिमिनेशन ने प्रारंभिक ज्ञान, प्रारंभिक प्रतिक्रिया के रूप में, चाहे उदाहरण के रूप में कुतिया प्रारंभिक अनुभव है, वह कुतिया को देखता है, कुतिया को जानता है, कुतिया के लिए कुतिया शब्द का प्रयोग करना, कुतिया शब्द उसे मालूम है, लेकिन पहली बार वह कुतिया के बजाय, कुतिया के स्थान पर बालक ने बिल्ली को देखा। बिल्ली भी कुतिया जैसे हैं, बिल्ली को कुतिया जैसे 4 पैर हैं, लेकिन वह बिल्ली नहीं है। बालक अपने मस्तिष्क में इन दोनों के बारे में तुलना करने लगता है, लेकिन बिल्ली के संबंध में वह स्पष्ट रूप से विचार प्रकट नहीं कर पाता है। केवल
कुतिया और बिल्ली दोनों में दो समान लक्षण हैं, इसलिए वह भी कुतिया माना जाता है, इस प्रकार बालक सोचता है। और उसके बाद अकोमोडेशन यहाँ पर बालक दोनों में अंतर करता है, अर्थात अपने प्रारंभिक अनुभवों में और नवीन अनुभवों में। प्रारंभिक अनुभव क्या है? कुतिया है। नवीन अनुभव क्या है? बिल्ली है। इन दोनों में केवल तुलना होता है। असिमिलेशन की दशा में या ये संश्लेषण की दशा में, असिमिलेशन को ही संश्लेषण कहा जाता है, इसलिए इस दशा में कुतिया बिल्ली दोनों अनुभव हैं। कुतिया प्रारंभिक अनुभव होता है, बिल्ली उसके बाद का अनुभव होता है, दोनों में तुलना ही होता है पहले, उसे ही असिमिलेशन की दशा कहा जाता है। और उसके बाद अकोमोडेशन के अंतर्गत आने पर दोनों में अंतर होता है, कुतिया बिल्ली दोनों में अंतर होता है, अर्थात कुतिया अलग है, बिल्ली अलग है। कुतिया इनके लक्षण अलग हैं, बिल्ली इनके लक्षण अलग होते हैं। चाहे शारीरिक दृष्टि से देखने पर उनके लक्षण समान हो, उनमें अनेक प्रकार की विभिन्नताएं होती हैं और उसके लिए एक शब्द का प्रयोग होता है, वह बिल्ली है। और उसी प्रकार गधा हो, गधा को देखने पर उसी प्रकार वह इस दशा में तुलना करता है और इस दशा में विश्लेषण करता है। तुलना करने की दशा को असिमिलेशन कहा जाता है, विश्लेषण करने की दशा को हम अकोमोडेशन कहा जाता है। इस प्रकार बालक को प्रारंभिक अनुभव जो होते हैं उसे असिमिलेशन कहते हैं। बालक के द्वितीय अनुभव होते हैं, बालक के नवीन अनुभव जो होते हैं उसे अकोमोडेशन कहा जाता है। इस प्रकार बालक के मस्तिष्क में अकोमोडेशन तक आते बालक के मस्तिष्क में विश्लेषण करने की योग्यता प्राप्त होती है और प्राचीन अनुभव जो है और नवीन अनुभव जो है दोनों में वह स्पष्ट रूप से अंतर जानता है। कुतिया के बारे में जानता है और बिल्ली के बारे में जानता है और वह जानता है कि कुतिया अलग है, बिल्ली अलग है। उसी प्रकार पक्षी, उदाहरण के लेने पर पक्षी, बालक पक्षी को देखा होता है और वह समझ लेता है कि वह पक्षी है, इस प्रकार वह पक्षी के बारे में जानता है। लेकिन जब भी वह पहली बार हवाई जहाज़ को देखता है तो वह केवल इतना ही अपने मस्तिष्क में ज्ञान रख लेता है कि पक्षी के समान वो भी हैं, वह भी पक्षी हैं, इस प्रकार समझता है। लेकिन उसके नवीन अनुभव अर्थात यहाँ तक अकोमोडेशन में आते आते वह पक्षी और हवाई जहाज़ दोनों में विश्लेषण करता है। पक्षी एक प्राणी है, हवाई जहाज़ एक साधन है, इस प्रकार विश्लेषण करता है। लेकिन असिमिलेशन की दशा में क्या होता है? पक्षी और हवाई जहाज़ दोनों का तुलना करता है, केवल पक्षी हवाई जहाज़, पक्षी जैसे हवाई जहाज़ भी आकाश में उड़ता है, पक्षी जैसे हवाई जहाज़ के लिए भी पंखे हैं, इस प्रकार वह तुलना करने लगता है। और अकोमोडेशन की स्थिति में आने पर वह दोनों में विश्लेषण करता है। पक्षी एक प्राणी मात्र होता है, हवाई जहाज़ एक साधन होता है जो वायु में सफ़र करने के लिए प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार अकोमोडेशन में विश्लेषण हो जाता है और नवीन अनुभव और प्राचीन अनुभव दोनों में विश्लेषण किया जाता है, दोनों में अंतर किया जाता है, उसे अकोमोडेशन कहा जाता है। इस प्रकार अडॉप्टेशन के अंतर्गत आता है। और उसके बाद अडॉप्टेशन के बाद हम मुख्य रूप से हम ऑर्गेनाइजेशन के बारे में अध्ययन करेंगे। दूसरा अंश है ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन होता है अर्थात इसे व्यवस्थीकरण हिंदी में कहते हैं। ऑर्गेनाइजेशन क्या है, व्यवस्थीकरण क्या है, यह बहुत आसान है इसे समझना, क्योंकि जो अडॉप्टेशन है, अडॉप्टेशन में जो दशाएं हैं, असिमिलेशन की दशा और दूसरी अकोमोडेशन की दशा, संश्लेषण की दशा, अनुगुण्यता की दशा, प्राचीन अनुभव और नवीन अनुभव में केवल तुलना करना, असिमिलेशन की दशा, प्राचीन अनुभव और नवीन अनुभव दोनों का विश्लेषण करना, ये अकोमोडेशन की दशा होती हैं। जिस प्रकार अकोमोडेशन में प्राचीन अनुभव और नवीन अनुभव दोनों का विश्लेषण होता है और वही विश्लेषण ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत सहसंबंध स्थापित हो जाता है। सहसंबंध किन में स्थापित होना है? प्राचीन अनुभव और नवीन अनुभव दोनों में सहसंबंध स्थापित होना।
सह संबंध स्थापित होने को ही ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है। अर्थात प्राचीन ज्ञान नवीन ज्ञान में संबंध स्थापित करना ही ये ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है। अर्थात ये प्राचीन जब नवीन ज्ञान या नवीन अनुभव प्राचीन अनुभव या प्राचीन ज्ञान एक से संबंध स्थापित हो जाता है या नवीन ज्ञान प्राचीन ज्ञान का एक अंग बन जाता है, अविभाज्य होता है, तो मस्तिष्क में उससे संबंधित प्रतिक्रियाएं और उससे संबंधित अनुभव और उससे संबंधित ज्ञान स्थायी बन जाता है और इसे कभी भी बालक नहीं भूलता है और उन प्रतिक्रियाओं के स्वरूप में निर्माणात्मक दृष्टि से अनेक परिवर्तन हो जाते हैं। ग्रहण की दृष्टि से देखने पर, सृजनात्मकता की दृष्टि से देखने पर, निरीक्षण की दृष्टि से देखने पर इस प्रकार मस्तिष्क में स्थायी ज्ञान प्राप्त होता है और स्थायी ज्ञान नवीन अनुभव प्राचीन अनुभव का एक अविभाज्य अंग बन जाता है। इस प्रकार नवीन ज्ञान प्राचीन ज्ञान का एक अविभाज्य अंग बन जाने को ही व्यवस्थीकरण कहा जाता है। इसे ही हम शिक्षण सूत्रों के अंतर्गत या पाठ सोपानों के अंतर्गत स्पष्टीकरण कहा जाता है। स्पष्टीकरण के अंतर्गत हम कहते हैं कि जब नवीन ज्ञान प्राचीन ज्ञान का एक अविभाज्य अंग बन जाता है तो बालक कभी भी उसे नहीं भूलता है, अर्थात मस्तिष्क में वह ज्ञान स्थायी बन जाता है। तो हम तिरुपति में जो भगवान वेंकटेश्वर या बालाजी का मंदिर है वह प्राचीन ज्ञान होता है बालक के लिए। हैदराबाद नगर में बिरला मंदिर है वह नवीन ज्ञान होता है। दोनों में संबंध स्थापित किया जाता है तो उससे संबंधित ज्ञान मस्तिष्क में स्थायी बन जाता है। इस प्रकार हम कहते हैं, इसे ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। अब तक हमने जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत मुख्य अंशों को लेकर अध्ययन किए हैं। उसमें एक संज्ञान किसे कहते हैं और ज्ञान किसे कहते हैं, संज्ञान और ज्ञान में अंतर क्या होता है, और उसके बाद स्कीमेटो किसे कहते हैं, प्रचालक किसे कहते हैं, और उसके बाद ये अडॉप्टेशन किसे कहते हैं, ऑर्गेनाइजेशन किसे कहते हैं। अडॉप्टेशन के अंतर्गत फिर असिमिलेशन किसे कहते हैं और अकोमोडेशन किसे कहते हैं। केवल जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत जो मुख्य शब्द हैं उन शब्दों के बारे में हमने विश्लेषणात्मक रूप में अध्ययन किए थे और इसके बाद हम अध्ययन करेंगे संज्ञानात्मक विकास की दशाओं के बारे में। धन्यवाद है। अगर ये वीडियो आपको उपयोगी हो तो और ये वीडियो आप सबको उपयोगी महसूस करता है तो दूसरों को भी इसको शेयर करिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद है।